सबको नमस्कार। हमने जो रिट वाला पार्ट था उस रिट वाले पार्ट में हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी पादपों के विभिन्न भाग उसकी हम चर्चा कर रहे थे। पिछले वाली क्लास में जो है ना हमने उसमें हमने एक तो जैसे जड़ है, जड़ के बारे में पादपों के प्लांट जो है ना उसके विभिन्न भाग है, उसमें जड़ है, तना है, पत्ती है ना, या उनसे बनने वाले फल है, उनके बारे में पढ़ना है। उसमें हमने पीछे वाले चैप्टर में है या पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा है, एक तो जड़ के बारे में पढ़ लिया कि जड़ है क्या, किस प्रकार से है ना, जड़ों के प्रकार कौन कौन से हैं, है ना, प्राथमिक जड़ है या अपस्थानिक जड़ें हैं, उनके रूपांतरण कैसे हैं, है ना। तो जड़ों के कौन से खाने वाले व खाद्य के रूप में कौन कौन से संचित, तो खाद्य संचित कैसी करती है, वो सारा हमने पीछे पढ़ा है जड़ वाले में। उसके बाद हमने पढ़ा स्तंभ के बारे में, तने के बारे में, है ना। तना क्या है, तने कौन सा भाग है ना, ऊपर की तरफ बढ़ता है, साइड में बढ़ने वाला भाग कौन सा है ना, उसमें अलग अलग है ना उसके पार्ट हमने पढ़े। उसके बाद तीसरा आज अपना पार्ट जो है वो है पत्ती के बारे में। तीसरा कौन सा है? पत्ती यानी ये लीफ। क्या है? पत्ती यानी लीफ। ये अपना तीसरा पार्ट आज प्लांट के पार्ट में। अब देखो इसमें हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है वो थोड़ा इसमें डिस्कस करेंगे। और पत्ती के बाद हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर, फ्लावर यानी पुष्प, पुष्प की संरचना वगैरह है, उसके कौन कौन से पार्ट है, पुष्प से क्या बनेगा, फल बनेगा, फल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, फल का कौन सा भाग खाने वाला होता है, वो सारा हम इसमें करेंगे। पहला पत्ती देखो, पत्ती में क्या है, एक तो क्या है, पौधे का महत्वपूर्ण भाग है जिसमें पर्णहरित पाया जाता है। याद रखना है पत्ती में क्या मिलता है, पर्णहरित, क्लोरोफिल, जिसकी सहायता से क्या करता है, वो प्रकाश संश्लेषण का काम करने का कार्य करती है, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। एक पॉइंट याद रखना है, पत्ती में क्या मिलता है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगा, ये ध्यान रखना है। फिर देखो पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्ती जो होती है ना, ऐसे देखो यूं, इस तरह से पत्ती बनाते हैं हम, यूं, जैसे लीफ है ना, इसका ये मुख्य सिरा है, साइड में यूं सिराएं निकली रहती है इस तरह से, ये सिरा विन्यास है। अब इस पत्ती का ऊपर वाला भाग और फिर इसके नीचे वाला भाग, जो पत्ती का नीचे वाला भाग है, इस नीचे वाले भाग के छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और क्या काम करते हैं रंध्र? ये एक तो काम करते हैं क्या, गैसों के विनिमय का कार्य, CO2 गैस अंदर लेना, O2 गैस को बाहर निकालना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेना और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालने का काम। एक तो ये। दूसरा काम करते हैं ये वाष्पोत्सर्जन, जिससे क्या है, पौधे को ठंडा रखने का काम करते हैं। पत्तियों से जल जो वाष्प बन के उड़ता रहता है, तो हम देखते हैं कई बार पेड़ के नीचे हम बैठ जाएं तो हमें क्या है, थोड़ा ठंडक महसूस होती है। तो उसका रीजन क्या है, पत्तियों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन, है ना। मतलब पत्तियों के रंध्रों से जल का वाष्प के रूप में ऊपर की तरफ उड़ना, बाहर निकलना, उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। और ये किस में होता है? पत्तियों में। और पत्तियों में कौन से भाग में? नीचे वाले भाग में क्या होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, और जो कि क्या काम करते हैं, वाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं। किसका? वाष्पोत्सर्जन का काम करेंगे, ध्यान रखना है। फिर देखो पत्ती के प्रकार, टाइप ऑफ लीफ, पत्ती के प्रकार। अब देखो पत्ती के अलग अलग टाइप से हम बांट सकते हैं। पत्ती में बांटने में क्या है कि पत्ती कुछ ऐसी पत्ती है जो पेड़ से किस टाइम अलग होती है, उसके दायरे में बांटे। फिर एक पत्ती की संरचना के दायरे बांटे, पत्ती के विन्यास के दायरे बांटे, अलग अलग प्रकार बांटने का आधार है। उसमें देखो पहला जो आधार है ना बांटने का, पत्ती के प्रकार, और पहला आधार क्या है, पौधे से अलग होने के आधार पर पत्ती के प्रकार। पौधे से अलग होती है पत्ती ना, उसके आधार पर इसको अलग अलग प्रकार में बांटते हैं। और उस प्रकार में देखो पहला प्रकार है, पहला अपाती या चीर लगन पत्ती। अब देखो नाम देख के आप समझ गए होंगे, चीर लगन मतलब अधिक समय तक, यानी एक साल से अधिक समय तक पेड़ के साथ लगी रहती है। क्या लगी रहती है कि एक वर्ष से भी अधिक समय तक पेड़ के साथ ही लगी रहती है, उसको बोलते हैं अपाती या चीर लगन पत्ती। यानी अपाती यानी न गिरने वाली पत्ती, या चीर लगन यानी लंबे समय तक लगी रहे, उस पत्ती को बोलते हैं चीर लगन या अपाती पत्ती, जो एक वर्ष से अधिक समय तक पेड़ के साथ ही लगी रहती है। एक बात तो ये याद रखनी है, ठीक है ना। तो एक पत्ती का प्रकार हो गया कौन सा, चीर लगन, ठीक है ना, अपाती या चीर लगन। फिर देखो दूसरा, सेकंड, दूसरी पत्ती, और दूसरी कौन सी है देखो, पर्णपाती पत्ती। पर्णपाती, और पर्णपाती मतलब एक साल के भीतर पौधे से अलग हो जाए, यानी लगभग क्या हो, एक साल से पहले पौधे से अलग हो गई, टूट के गिर जाए, वो पर्णपाती पत्ती कहलाती है। फिर देखो तीसरी, आशुपाती पत्ती। आशुपाती
और ये क्या होगी, पत्ती खुलने से पहले ही पौधे से क्या हो जाए, अलग हो जाए, आशुपाती तुरंत गिरने वाली। तो यानी पत्ती बनी और खुलने से पहले ही पौधे से अलग हो जाए, उसको बोलते हैं आशुपाती पत्ती। तो मतलब पत्ती पौधे से अलग हो, उसके आधार पे इसके 3 प्रकार हो गए। एक तो हो गया चीरलगन या अपाती पत्ती, जो 1 साल से अधिक समय तक लगी रहे। दूसरी पर्णपाती पत्ती, जो 1 साल से कम समय के अंदर ही पौधे से अलग हो जाए। और एक है आशुपाती पत्ती, जो पत्ती खुलने से पहले ही के पौधे से अलग हो जाए। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो बांटने का टाइप सेकंड। सेकंड क्या है, उत्पत्ति के आधार पर पत्तियों के प्रकार, मतलब पत्ती कहां से उत्पन्न होती है उसके आधार पर पत्तियों के प्रकार करें। सेकंड टाइप बांटने का आधार है उत्पत्ति के आधार पर पत्तियों के प्रकार। और उसमें देखो पहला मूलज पत्ती, पहला प्रकार कौन सा है, मूलज पत्ती, यानी मेन जो है ना, मूलज मतलब मूल यानी जड़, जड़ से निकलने वाली पत्तियां ऐसे। और इसमें देखो यह बिंब के समान बाहर निकलती है, जैसे मूली सलजम, मूली है ना, उसके ऊपर पत्ती डायरेक्ट क्या मूली के ऊपर लगी रहती है और वो बाहर निकलती है बिंब के समान। वो कौन सी है, मूलज पत्ती। कौन सी है वो मूलज पत्ती कहलाएगी। ये बिंब के समान बाहर निकलती है, जैसे मूली के अंदर और सलजम के अंदर। कौन सी होती है, मूलज पत्ती पाई जाती है। तो उत्पत्ति के आधार पे पत्तियों के प्रकार में पहला है मूलज पत्ती, याद रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड देखें, दूसरा दूसरा दूसरे में क्या है, तने से निकलने वाली पत्ती स्तंभ पर्ण बोलते हैं, या शाखीय पर्ण शाखाओं से निकलने वाली। उसमें क्या है, पौधे के मुख्य तने से निकलने वाली पर्ण, यानी मुख्य तने से डायरेक्ट पत्ती निकले, उसको स्तंभ पर्ण कहते हैं। स्तंभ पर्ण, स्तंभ मतलब तना, तने से निकलने वाली पत्ती। दूसरा है शाखाओं से निकलने वाली पर्ण को शाखीय पर्ण कहते हैं। साइड में शाखाएं निकलती है तने से, उस शाखाओं से निकलने वाली पत्ती को बोलेंगे कौन सी, शाखीय पर्ण कहेंगे। कौन सी, इसको शाखीय पर्ण कहते हैं। एक तो ये, ठीक है ना। अब देखो एक पॉइंट ये याद रखना अलग से, क्या नाम है, अनुपर्ण। क्या नाम है, ये है कि अनुपर्ण नाम है। अनुपर्ण का मतलब जो डाइकोट प्लांट जो होते हैं ना, द्विबीजपत्री पौधे, उनमें जो पर्णवंत जुड़ा रहता है, पत्ती जुड़ी रहती है ना। देखो पत्ती जो होती है ना, इस पत्ती में देखो इस तरह से ही डंडी लगी रहती है, इसके साथ पत्ती जुड़ी रहती है। ये पत्ती का जैसे पर्ण विन्यास है ना, ये शिराएं हैं। और ये है ना, इसको बोलते हैं पर्णवरंत, जिसके साथ पत्ती प्लांट के साथ में जुड़ी रहती है, जिसकी सहायता से ये पर्णवरंत है। और द्विबीजपत्री पौधों में पर्णवरंत जो है ना, उसके पास में आधार में देखो यहाँ इस पत्ती जुड़ी हुई है पौधे के साथ, इसके साइड में यहाँ छोटी सी एक पत्ती निकल जाती है इस तरह से, पत्ती के समान एक संरचना निकलती है, जिसको बोलते हैं अनुपर्ण। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनुपर्ण। ये अनुपर्ण है। तो क्या है, पर्णवरंत के पास में निकलने वाली पत्ती के समान संरचना, ये कहलाती है अनुपर्ण। और ये द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। किसमें, अब देखो द्विबीजपत्री पौधों में, है ना, द्विबीजपत्री पौधों में पर्णवरंत के आधार पर, ये पर्णवरंत है, इसके आधार पर यहाँ पत्ती के समान अतिरिक्त वर्दी होती है। पत्ती के समान एक संरचना निकल जाती है, जिसे अनुपर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको अनुपर्ण कहते हैं। ये ध्यान रखना है, ये अनुपर्ण है, ठीक है ना। लेकिन एक बीजपत्री पौधों में नहीं पाई जाती है, याद रखना। ये अनुपर्ण किसमें होती है, केवल द्विबीजपत्री पौधों में अनुपर्ण पाई जाती है। पत्ती के पर्णवरंत के आधार पर पत्ती के समान छोटी से निकलने वाली संरचना को अनुपर्ण कहते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, एक बीजपत्री पौधों में ये नहीं पाई जाती है। अनुपर्ण में ये दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला पॉइंट देखें। अब ये अनुपर्ण जो है ना, ये अनुपर्ण कौन कौन सी प्रकार की हो सकती है, देखा ना, अनुपर्ण के प्रकार, पर्णवरंत के आधार से निकलने वाली पत्ती के समान संरचना ना, उसके प्रकार। देखो पहला क्या है, स्वतंत्र अनुपर्ण, फ्री रहे, किसी के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं, जैसे गुड़हल, किसमें होती है, गुड़हल में। सहलगन अनुपर्ण, साथ जुड़ी रहे, किसमें होती है, गुलाब में। कांटे के रूप में कंठरूपी अनुपर्ण, कंठरूपी अनुपर्ण किसमें होती है, बबूल में, कंठरूपी कांटे के रूप में। पर्णाकार अनुपर्ण यानी पर्ण के समान आकार वाली किसमें होती है, मटर में। याद रखना ये स्वतंत्र अनुपर्ण गुड़हल में, सहलगन अनुपर्ण गुलाब में, कंठरूपी अनुपर्ण बबूल में, पर्णाकार अनुपर्ण मटर में। याद रखना है, ठीक है ना। फिर देखो दो बातें याद रखनी है, जो पर्ण है ना,
देखो यूं पत्ती बनाई है ना हमने अभी, इस पत्ती में देखो यूं पत्ती है, इस तरह से लिखा ना हमने। ये तो क्या है, पर्णवरंत लिखा अभी हमने। क्या ये पर्णवरंत है ना। और ये क्या है, पत्तियों का सीरा विन्यास, ये सीरा विन्यास है, ठीक है ना। और ये जो पर्ण है ना, इसका ये भाग पूरा जो पत्ती का आकार है, ये इसको बोलते हैं पर्ण फलक, पर्ण का फलक या पत्र फलक बोलते हैं। ये पूरी पत्ती है, ये पर्ण फलक है, ये इतना, ये पर्ण फलक है। इसकी ऊपर सतह है ना, ये पर्ण, जैसे ये पत्ती है तो इसका ये वाला भाग ये पर्ण फलक है। अब इसकी सतह है, ये सतह कैसी है, उसके आधार पर इसके अलग अलग टाइप लिखे हमने। देखो क्या लिखा है कि पर्ण फलक या पर्ण या पत्र फलक की सतह, सतह कैसे हो सकती है, इसके ऊपर वाली सरफेस कैसी होगी, देखो एरोमिल, इस पे कोई भी बारीक बारीक रोम न पाए जाए, बिल्कुल चिकनी हो, ये चिकनी व कोमल होती है, चिकनी हो बिल्कुल, उस पे कुछ भी कोई रोम राम नहीं हो, कोई भी कुछ भी अन्य संरचनाएं नहीं, बिल्कुल चिकनी रहे। जैसे गुड़ल में क्या होती है, एरोमिल पर्णफलक होता है जिसपे कोई भी रोम नहीं पाई जाती। दूसरा है नीलाभ, नीला, इसमें क्या है, इन पत्तियों की सतह पर सफेद या नीला मोम के समान आवरण होता है। याद रखना, ये पत्तियां होती है ना, इनके ऊपर क्या मोम के समान चिकना आवरण लगा रहता है, जो कि सफेद हो सकता है या नीला या नीलेश रंग का हो सकता है, मोम के समान। जैसे आंख में होता है, मतलब आगटा बोलते हैं आगटा, तो आंख के अंदर इस प्रकार का क्या है, नीलाभ कलर का क्या होता है, ये इसमें पर्ण फलक पाया जाता है। यानी पर्ण फलक कैसा है उसके आधार पे इसके अलग अलग हमने लिखे हैं। तीसरा देखो पर्णफलक में, एक तो हो गया कौन सा, एरोमिल, दूसरा क्या हो गया नीलाभ, तीसरा क्या हो गया कंटकीय या शूल में, जिसके पर्णफलक पर क्या बारीक बारीक कांटे से लगे रहे, क्या हो, सतह पर कांटे उपस्थित रहे। जैसे केक्टस, केक्टस की पत्ती होती है ना, उसकी सतह पर बारीक बारीक कांटे लगे रहते केक्टस। रोमिल, बारीक बारीक पतले पतले छोटे छोटे रोम रहे, है ना, तो सतह पर हल्के रोम उपस्थित हो, जैसे टमाटर है, आंख है, इनमें इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो पर्ण विन्यास, पर्ण विन्यास का मतलब पत्ती जो पौधे के साथ जुड़ी है, वो पत्तियां किस क्रम में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ, उनका क्रम क्या है, उसको बोलते हैं पत्तियों का पर्ण विन्यास। अब देखो क्या लिखा है, पत्तियों में इस विन्यास का अर्थ क्या है, यही होता है कि पत्तियां एक जगह इकट्ठी न हो, यानी एक जगह सारी इकट्ठी नहीं हो, एक क्रम में जुड़ी रहे, जिससे इन्हें आसानी से क्या हो, प्रकाश मिलता रहे, और इससे क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश इनको उपलब्ध होता रहे, ताकि पत्तियों एक दूसरे के ऊपर न जुड़े, एक जगह इकट्ठी नहीं हो, एक निश्चित क्रम में जुड़ जाए, जिससे इनको आसानी से प्रकाश मिल जाए, जिससे सभी पत्तियों में क्या आसानी से प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया हो जाए। इसके लिए पत्तियों के जुड़ने का क्रम है, उसको बोलते हैं पत्तियों का पर्ण विन्यास। क्या बोलते हैं, पत्तियों का पर्ण विन्यास बोलते हैं। अब देखो पर्ण को दो अन्य प्रकार में बांट सकते हैं, पर्ण के देखो पत्तियों के दो प्रकार और भी रह गई, हम लिखे देखो, एक होती है संयुक्त पर्ण, संयुक्त मतलब इन पत्तियों में पर्णफलक में बहुत से कटाव होते हैं, जिससे ये पर्णफलक कई भागों में बढ़ जाते हैं, जिसे संयुक्त पर्ण कहते हैं। पत्ती जो होती है ना, उसमें बारीक बारीक खांचे से लगे रहते हैं, पत्ती क्या है बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है, सारा मिलकर एक पूरी पत्ती बनाती है, जिसको संयुक्त पर्ण बोलते हैं। ये बहुत सी पत्तियों का एक भाग है पूरा मिला हुआ, तो संयुक्त पर्ण है। अब देखो दूसरा है सरल पर्ण, पर्ण फलक में कटाव नहीं होते, बिल्कुल सीधी पत्ती रही, उसमें कोई कटाव नहीं, वो क्या होता है, सरल पर्ण कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो पर्ण विन्यास पत्तियों के जुड़ने का विन्यास है। इसके बाद देखो मेन हमारा पत्तियों का काम क्या है, पर्ण के कार्य, इन पत्तियों के कार्य आपको पता है, सबसे पहले लिखा है मैंने, पत्ती क्या करती है, इसमें पर्ण हरित पाया जाता है, क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, एक तो ये। दूसरा, इसकी निचली सतह पे रंध्र पाए जाते हैं, जो गैसों के विनिमय का कार्य करेंगे, और इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन का काम भी करते हैं। पत्तियों के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, जिससे भोजन शरीर के विभिन्न भागों में या कहते हैं पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। तो क्या देखो पर्ण हरित के द्वारा भोजन का संश्लेषण का कार्य होता है, एक तो ये जो पत्तियों के अंदर होता है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन का कार्य होता है, पत्तियों से जल वाष्प बन के उड़ता रहता है ना,
तीसरा क्या है, पर्ण पर उपस्थित रंध्र, नीचे वाले भाग पर रंध्र होते हैं ना, वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वह श्वसन क्रिया में गैसों का विनिमय करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करने का काम करते हैं रंध्र। किसमें? पौधे श्वास क्रिया लेंगे, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं पौधे, CO2 निकालते श्वसन क्रिया में। याद रखना, श्वसन क्रिया में कोई भी जीव हो हमेशा ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस बाहर निकालेगा, चाहे पौधे भी हो। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 लेते हैं और O2 गैस बाहर निकालते, उल्टा ही, ठीक है ना। फिर देखो तीसरा, अन्य कार्यों में ये भोजन का संश्लेषण का कार्य, वह आरोहण, पत्तियां ना, कुछ पत्तियों के भाग जो है ना, एक पतली डंडी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जो कि फिर क्या है, पौधे के साथ या अन्य पौधे के साथ के लिपट कर उस ऊपर चढ़ाने का काम करते हैं, उसको तो आरोहण। आरोहण वह विभिन्न जंतुओं से रक्षा करने का कार्य भी करती है। कौन? पत्तियां। ये पत्तियों कुछ काम है, जनरली है, सबको पता है, थोड़े से आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो दूसरा पार्ट, ये पत्ती के बारे में याद रखना है, मेन पार्ट, ठीक है ना। उसके बाद पत्ती के बाद अपने प्लांट के पार्ट में अगला पार्ट है, वो है फ्लावर यानी पुष्प। फ्लावर यानी पुष्प यानी फूल। अब देखो इसमें हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है और कौन कौन सी हमारे लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो थोड़ा देखना है, ठीक है ना। पहला क्या है, ये एक रूपांतरित परोह है, याद रखना पहला पॉइंट। ये क्या है कि ये एक रूपांतरित परोह है, परोह वाला भाग, एक रूपांतरित भाग, स्तंभ वाला भाग। और ये क्या है, स्तंभ का एक रूपांतरित भाग है। याद रखना किसका है, स्तंभ का रूपांतरित भाग है, कौन? पुष्प। याद रखना ये। दूसरा क्या है, सामान्यतः स्तंभ के समान यानी तने के समान इसके अंदर पर्व और पर्व संधियां भी पाई जाती है। तो स्तंभ के समान ही इनमें पर्व व पर्व संधियां पाई जाती है। किसमें? फ्लावर यानी पुष्प में, यानी फूल के अंदर, ठीक है ना। अब फूल की संरचना है ना, उसको हम, फूल के अंदर विभिन्न अंग होते हैं, उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। अब दो भाग कौन से, देखो थोड़ा सा इसकी हम स्ट्रक्चर बनाए, जैसे हम पुष्प की, देखो पुष्प की संरचना में कौन कौन से पार्ट है वो देखो थोड़ा सा। अब देखो सबसे पहले तो हम जैसे यूं बनाए, थोड़ा सा ग्रीन बना दो ना, थोड़ा यूं देखो, ये है अपना पुष्प वाला भाग, नीचे डंडे वाला भाग है ना, दिख तो रहा है ना ये ग्रीन, ठीक है ना। और इस पुष्प के इस वाले भाग को थोड़ा सा बना दूं मैं यूं, डार्क बना दूं, चलो डार्क बना देता हूँ, तो ब्लैक बना देता हूँ। इस तरह से यूं, है ना। और कुछ स्ट्रक्चर ऐसी, इस तरह से, है ना। और कुछ संरचनाएं इस प्रकार से बना दें, इस तरह से, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना। इसमें और ही बना सकते हो आप, इस तरह से, है ना। इस तरह से। और थोड़ा सा और चीज इसमें देख लेते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। ये थोड़ी सी हमने पुष्प की सामान्य संरचना बनाई है। अब देखो इसमें कौन कौन से पार्ट है। एक तो क्या है, पुष्प का ये नीचे वाला भाग, इसको बोलते हैं पुष्प वरंत। ये क्या है, ये है पुष्प वरंत, जिसके साथ पुष्प जुड़ा रहता है, ये पुष्प वरंत है। क्या है? पुष्प वरंत। और ये ग्रीन कलर वाले है ना, ये हरे रंग वाले,
इनको बोलते हैं बाह्य दल। ये क्या है? ये बाह्य दल है, बाह्य दल। और ये कलर बनाए ना मैंने, ये इनको बोलते हैं दल पुंज। दल, ये दल वाला भाग है, ये दल पुंज कहलाते हैं। ठीक है ना? फिर देखो ये गोलाकार बीच में संरचना बनाई है ना मैंने ऐसे, इस तरह से, इसको बोलते हैं पुष्प का अंडाशय वाला भाग। क्या ये अंडाशय है। फिर देखो ये मैंने छड़ के समान कुछ संरचनाएं बनाई है, इनको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं इनको? ये पुंकेसर है। ठीक है ना? फिर देखो इसमें ऊपर ये डंडी वाला भाग लगा हुआ है एक, इसको बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका वाला भाग। और इसके ऊपर वाला भाग जो है ना, जहां पे परागकण आके अंकुरित होते हैं फिर अंदर जाते हैं, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये क्या है? ये वर्तिकाग्र वाला भाग है। अब देखो पुष्प में जो है ना, मेन जो है ना, एक तो नर जनन वाला भाग, नर जननांग, है ना? और नर जननांग में आते हैं पुंकेसर वाला पार्ट, है ना? ये पुंकेसर वाला पार्ट, ये पुंकेसर, ये वाला पार्ट नर वाले भाग में आता है पुंकेसर का, जिसके अंदर ये पुंकेसर है ना, इसका ये वृंत है, ऊपर ये पराग कोष वाला भाग है जिसके अंदर परागकण पाए जाते हैं। और मादा जननांग वाला भाग जो है ना, मादा जननांग, मादा जननांग वाला भाग, या इसको बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं इसको? स्त्री केसर भी कहते हैं, स्त्री केसर। नर जननांग को बोलते हैं पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर, है ना? ये अब देखो इस तरीके से या मादा जननांग वाले में भाग में क्या आता है? अंडाशय। क्या है? अंडाशय है, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये तीन पार्ट है ना। कौन सा? ये वर्तिकाग्र, फिर ये वर्तिका, फिर ये अंडाशय, इतना ही पार्ट, इसको बोलते हैं मादा जननांग वाला भाग, जो इस तरीके से कहलाता है। और ये पुंकेसर वाला भाग ही कहलाएगा, इसका नर वाला भाग। अब देखो पुष्प के दो मेन चक्कर होते हैं, एक होता है आवश्यक चक्कर, एक होता है सहायक चक्कर। आवश्यक चक्कर में नर और मादा वाले भाग आते हैं आवश्यक चक्कर में, याद रखना, जिसमें पुंकेसर वाला पार्ट आएगा, ओवरी यानी अंडाशय वाला भाग, वर्तिका वाला भाग, वर्तिकाग्र वाला भाग, जो स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों को मिला के बोलते हैं ये पुष्प के लिए आवश्यक भाग है, ये नेसेसरी है, ये आवश्यक भाग कहलाते हैं। और इसके साथ जुड़े हुए है ना पुष्प वृंत है, बाह्य दल है, इनको बोलते हैं इसके अनावश्यक भाग या सहायक भाग। क्या बोलते हैं इनको? पुष्प के सहायक भाग बोलते हैं। तो हमने लिखा देखो, ये पुष्प की थोड़ी संरचना आपको याद रखनी है, ठीक है ना? अब देखो हमने क्या लिखा, देखो यहाँ पीछे क्या है, क्या ये स्तंभ का रूपांतरित भाग है, ये एक रूपांतरित रो है, दूसरा ये स्तंभ का रूपांतरित भाग है, ठीक है ना? और सामान्यतः स्तंभ के समान इसमें क्या है, परवय व परवय संधियां पाई जाती है, लिखा हमने। फिर देखो पुष्प में उपस्थित विभिन्न अंगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, दो पार्ट है इसके। एक तो है आवश्यक चक्कर, लिखा ना आवश्यक चक्कर, ये पहला पार्ट। और इस भाग में क्या है, पुष्प के नर व मादा जननांग आते हैं, नर और मादा जननांग, जैसे पुंकेसर व अंडाशय इसके अंदर आएंगे। और सहायक वाले भाग है सहायक दल, सहायक चक्कर, इसके अंदर इसमें नर व मादा जननांग के अलावा पुष्पासन, पुष्प वरंते, बाह्य दल, इनको शामिल करते हैं इसमें। देखो ये है, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं पुष्पासन, जिसपे पुष्प पे बैठा है, पुष्पासन, ये पुष्पासन, पुष्पासन है, पुष्पवरंत है, बाह्य दल है, ये सारे किस में आते हैं? इसके सहायक के चक्कर में शामिल है, सारे सहायक चक्कर में है, ठीक है, नर व मादा के अलावा। पुष्प के दो पार्ट है, आवश्यक चक्कर और सहायक चक्कर। अब देखो पुष्प के और प्रकार भी कर सकते हो आप। एक होता है अपूर्ण पुष्प, अपूर्ण मतलब पूरा नहीं हो, जिसके अंदर क्या हो, दोनों चक्कर आवश्यक और सहायक दोनों नहीं हो, वो क्या है, वे पुष्प जिनमें एक या अधिक चक्कर अनुपस्थित हो, जिनमें इन दोनों में से या एक चक्कर हो या एक दोनों अपूर्ण पुष्प कहलाता है, जिसके अंदर क्या हो, एक चक्कर या एक से अधिक चक्कर क्या हो, अनुपस्थित हो, उनको क्या बोलते हैं? अपूर्ण पुष्प बोलते हैं। और पूर्ण पुष्प किसको बोलेंगे? पूर्ण वाला, जिनके अंदर क्या हो, दोनों चक्र उपस्थित हो, जिनके अंदर क्या हो, दोनों चक्कर उपस्थित, उसको बोलेंगे पूर्ण पुष्प। वे पुष्प जिनमें दोनों चक्र उपस्थित हो उन्हें पूर्ण पुष्प कहा
जाता है, जैसे ब्रेसिका यानी जैसे बोल सरसों, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस बोलते हैं सरसों। सरसों के अंदर क्या है, पूर्ण पुष्प होता है। और अपूर्ण के अंदर क्या है, जिनमें इन दोनों चक्रों में से कोई एक चक्कर या दोनों चक्कर क्या हो अनुपस्थित, उनको बोलते हैं अपूर्ण पुष्प बोलते हैं। एक होता है द्विलिंगी पुष्प, जिनके अंदर दोनों जनांग हो, नर वाला पार्ट भी और मादा। इन पुष्प में पुमंग व जायांग, कौन सा है, पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित हो, उनको क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पादप बोलते हैं। जैसे गुड़ल, जैसे गुड़ल। हाँ सर, हाँ स्टूडियो में मैं आ रहा हूँ ना, गाड़ी है, आ रहा हूँ। तो द्विलिंगी पुष्प, इनमें पुमंग और जायांग दोनों, उनको द्विलिंग बोलते हैं, जैसे गुड़ल है। और एक लिंग जिनमें इन दोनों में से कोई एक लिंग हो, या नर वाला पार्ट हो या फिर मादा वाला। इन पुष्प में एक ही जनन भाग उपस्थित होता है। जैसे यदि नर जनन भाग उपस्थित हो तो नर पुष्प या पुंकेसरी पुष्प बोलते हैं, और यदि मादा जनन वाला भाग उपस्थित हो, जायांग उपस्थित, उसको बोलते हैं मादा पुष्प या स्त्री केसरी पुष्प बोलते हैं। तो पुंकेसरी पुष्प या स्त्री केसरी पुष्प एक हो वो एक लिंगी, दोनों हो तो वो द्विलिंगी। अब देखो, पुष्प में अन्य अंगों के सापेक्ष जायांग की स्थिति के आधार पर इन्हें निम्न प्रकार में बांटते हैं, है ना। जायांग जो है ना अंडाशय के अंदर, उनकी स्थिति कैसी है अन्य भागों के सापेक्ष, उसके आधार पर पुष्प को अलग अलग प्रकार में बांटते हैं। ये प्रकारों के आप थोड़ा नाम याद रखने हैं, ठीक है ना, कई बार पूछ लेते हैं ये। अब देखो, एक तो ये जायांग धर पुष्प, जायांग धर पुष्प, इनमें वृद्धि कर एक कप के समान आकृति बना लेता है, और तथा जायांग पुष्पासन के ऊपर उपस्थित होता है, जैसे सरसों, बैंगन, है ना। इनमें गुड़ल में एक जायांगोपरीक होता है। इनमें क्या है, जायांग है अन्य चक्रों से नीचे उपस्थित रहता है, नीचे रहता है। तो उसमें सूरजमुखी, अमरूद है, हेलियंथस है या घिया है। इनके अंदर क्या है, जायांग जो है अन्य चक्रों से थोड़ा नीचे रहे, और अगर ऊपर रहे तो जायांग दर पुष्प, नीचे रहे तो जायांगोपरीक पुष्प अन्य चक्रों से। और अगर अधो जायांग दर या परिजायांगी, इसमें पुष्प अर्ध अधोवर्ती रहती है, जैसे गुलाब में आधा ऊपर और आधा नीचे रहे ऐसे। तो ये जायांग है ना, उसकी स्थिति के आधार पर पुष्प के अलग अलग प्रकार लिख दिए हमने। और एक पॉइंट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, वह पत्र, वह पर्ण जिसकी कक्ष में पुष्प या पुष्प कर्म विकसित होता है उसे सहपत्र कहते हैं। याद रखना, ऐसी पर्ण यानी पत्ती जिसके कक्ष में यानी साइड में, जैसे पत्ती लगी हुई है ना, पत्ती ऐसे लगी हुई, उस पत्ती के साइड में यहां से है ना, या तो क्या हो पुष्प क्रम विकसित हो जाए या फिर पुष्प विकसित हो, उस पत्ती को क्या बोलते हैं, सहपत्र बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको, सहपत्र कहते हैं। जो पुष्प की कलिका को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। पुष्प की कलिका होती है छोटी सी, जिससे पुष्प बनता है, उसको सुरक्षा प्रदान कौन करता है, सहपत्र बोलते हैं। तो जिसके कक्ष में पुष्प कर्म विकसित हो या पुष्प विकसित हो, उस पर्ण को बोलते हैं सहपत्र, जो इसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। अब देखो, पुष्प के कौन कौन से भाग है, भाग देखो। पहला बाह्य दलपुंज, सबसे पहले बाह्य दलपुंज, इसमें क्या है, पुष्प का सबसे बाहरी चक्कर दिखा ना, देखो, है ना। अब इनके बारे में हम एक एक करके इनके बारे में दो लाइन लिखेंगे। देखो, बाह्य दलपुंज, दलपुंज सब इनके बारे में। अब देखो कैसे, इस तरह से। पहला क्या है, बाह्य दलपुंज, पुष्प का सबसे बाहरी चक्कर जो बाह्य दलों से बना होता है। दो प्रकार का हो सकता है ये, पृथक बाह्य दली, बाह्य दल जो है ना नीचे लगे हुए, वो एक दूसरे से अलग अलग रहे तो पृथक बाह्य दली, जब बाह्य दल स्वतंत्र रहे जैसे ब्रेसिका में। दूसरा, संयुक्त बाह्य दली, सारे बाह्य दल आपस में जुड़े रहे एक दूसरे के साथ। जब बाह्य दल आपस में जुड़ जाते हैं उसको नींबू, जैसे नींबू के अंदर, उसको संयुक्त बाह्य दली बोलते हैं, ठीक है ना। फिर देखो, और बाह्य दल में एक पॉइंट याद रखना है, कौन सा, कुछ पादपों में बाह्य दल रंगीन हो जाते हैं। अधिकतर जो बाह्य दल जो होते हैं ना, वो क्या है, हरे रंग के होते हैं, जो पुष्प को सुरक्षा करते हैं। लेकिन कुछ पौधों के अंदर, पुष्प के अंदर बाह्य दल जो वो रंगीन कलर्ड हो जाते हैं, जिन्हें बाह्य दलाब कहते हैं। फिर क्या बोलते हैं इनको, बाह्य दलाब बोल देते हैं, इसको कहा जाता है। जैसे गुलमोहर में, गुलमोहर में बाह्य दल क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, बाह्य दल कलर्ड होते हैं गुलमोहर में, जिसको बाह्य दलाब बोलते हैं। दूसरा है दलपुंज, दलपुंज में क्या है, दल आपस में मिलकर दलपुंज का निर्माण करते हैं, है ना। गलड़ वाली पंखुड़ियां आपस में है ना, एक दो तीन चार क्रम में लगी रहती है, मिलकर पूरे को बोलते हैं दलपुंज, है ना। ये पुष्प का दूसरा चक्कर है, सेकंड है, ठीक है ना।
और यह पुष्पासन पर बाह्य दल से थोड़ा ऊपर उपस्थित रहता है, थोड़ा ऊपर रहेगा बाह्य दल, फिर उसके बाद दल थोड़ा ऊपर। ये भी दो प्रकार का हो सकता है, पृथक बाह्य दली, ये सॉरी पृथक दली, उसमें ब्रेसिका, संयुक्त दली दतूरा। अलग अलग रहे तो ब्रेसिका, जुड़ जाए भाई ये दल तो संयुक्त दली, यानी जैसे दतूरे के अंदर संयुक्त दली होता है। थोड़े एग्जाम्पल याद रखने हैं बस। अब देखो क्या है कि दल की व्यवस्था के आधार पर इन्हें कोरस्पर्शी दल जो है ना, वो एक दूसरे को स्पर्श कर रही है या एक दूसरे को अति व्यापित कर रही है या कैसे जुड़े हुए एक दूसरे के साथ जुड़ने का क्रम जो है ना, उनमें देखो कोरस्पर्शी हो सकता है, व्यावर्तित हो सकता है, कोरछादी हो सकता है, आरोही आदि प्रकारों में बांटते हैं। और कुछ पौधों में दल पुंज में मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है, दल पुंज उसमें ग्रंथियां मिलती है, मकरंद ग्रंथियां। और कुछ पुष्पों में बाह्य दल व दल में विभेद नहीं कर सकते, इन्हें संयुक्त रूप से परिदल कहते हैं। कुछ में है ना बाह्य दल और दल को आप अलग अलग नहीं कर सकते, तो उनको कंबाइंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फिर परिदल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिदल। उसके बाद पुंबंग वाला पार्ट, नर वाला पार्ट, उसमें क्या है, ये पुष्प का तीसरा चक्कर है ना, तीसरा चक्कर है। और जो दल पुंज के अंदर ये पुंकेसरों से बनता है, जिसमें भूतंतु व पराकोश होती है, जैसे है ना इस तरह से बनाया हमने, इस तरह से। ये क्या है, भूतंतु है, भूतंतु। और यहाँ पर क्या है, ये परागकोश है, जिसके अंदर क्या है, विभिन्न प्रकार के परागकण क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। परागकण क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो इसके बाद देखो और क्या लिखा है कि परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, परागकण, परागकण बारीक बारीक परागकण मिलते हैं। इन परागकोशों को दो प्रकार में बांटते हैं, परागकोश होते हैं ना आगे वाला पार्ट, ये इसको दो पार्ट में बांटते हैं। द्विकोष्ठी परागकोण, जिसमें दो कोष्ठ, वैसे दो कोष्ठक होते हैं, जैसे ब्रेसिका। एक कोष्ठी पूरा ये कोष्ठ रहे, एक कोष्ठी परागकोश, एक कोष्ठक जैसे गुड़ल है, उसमें पुंकेसरों की संख्या असंख्य होती है, बहुत सारी होती है संख्या, है ना। उनका विन्यास भी अलग अलग होता है, किस तरह से 2+2 ऐसे अलग अलग प्रकार होते हैं। फिर देखो क्या लिखा है कि पुंकेसरों की संयोजन यानी व्यवस्था के आधार पर निम्न प्रकार में बांटते हैं। व्यवस्था कैसी है उसके पाठ आधार पे, पृथक पुंकेसरी अलग अलग पुंकेसर रहे, जैसे केसियान, सह पुमंगी जुड़े रहे, कुकुर बीटा। इसी प्रकार से देखो इसी प्रकार से एक संगी, एक संगी उदाहरण जैसे गुड़ल। द्वि संगी दो संगों में रहे, जैसे मटर में 9+2 होता है ना, दो अलग अलग ग्रुप में रहते हैं। एक संगी मतलब एक ही ग्रुप में रहे, द्वि संगी दो अलग अलग ग्रुप हो पुंकेसर के, जैसे मटर में है ना हम लिखते हैं 9+2, 9 एक साथ एक क्रम में, दो एक क्रम में। बहुसंगी अलग अलग संग हो, जैसे नींबू, है ना। और युक्त कोशी, युक्त कोशी जैसे सूरजमुखी, ठीक है ना। ये क्या है, पुंकेसर अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, उनके अलग अलग प्रकार, उनके टाइप है। चौथा लास्ट है, और वो क्या है, जायांग। क्या है, जायांग। ये पुष्प का चौथा चक्कर है, जो सबसे अंदर की तरफ होता है, सबसे अंदर, है ना। और पुष्पाशय में सबसे ऊपर की तरफ उपस्थित रहता है, सबसे ऊपर। और इसमें विभिन्न अंडक पाए जाते हैं, जिसमें बीजांड लगे रहते हैं, बीजांड। और मादा जनन भाग जो 3 भागों से मिलकर बनता है, ये मादा जनन भाग है। इसके 3 भाग है, कौन कौन से, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय गोल वाला भाग, डंडी वाला भाग वर्तिका, फिर ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र। ये 3 पार्ट है इसके। ये हमने पीछे इसकी संरचना बना के देख भी लिए, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला पार्ट, अंडाशय की पुष्पासन पर। क्या है, अंडाशय की पुष्पासन पर स्थिति कैसी, उसके आधार पर इनको 3 भागों में बांटते हैं। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय जो है ना, वो पुष्पासन के कैसे है, अब पुष्पासन ही हुए कि पुष्पासन इस तरह से। अब पुष्पासन ऐसे होता है, मतलब इसके ऊपर अंडाशय लग रहे, उसको बोलते पुष्पासन से ऊपर की तरफ उपस्थित, जैसे गुड़ल में ऊर्ध्ववर्ती बोलते हैं। अधोवर्ती अंडाशय के चारों ओर पुष्पासन घेर लेता है, ये अंडाशय है, चारों तरफ के पुष्पासन घेर ले, ऐसे पुष्पासन से गिर जाता है, जैसे धनिया में, ठीक है ना। और अधोवर्ती पुष्पासन कप के समान संरचना का निर्माण करता है, जिसमें अंडाशय टिका रहता है, गुलाब में, ठीक है ना।
ऊर्ध्ववर्ती ऊपर की तरफ, अधोवर्ती नीचे, और अर्धवर्ती कप के समान जिसके अंदर अंडाशय जुड़ा रहे वो अर्धवर्ती कहलाता है। तो अंडाशय के अलग अलग टाइप है, थोड़ा ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। और फिर लास्ट अपना इसमें है, और वो क्या है, पुष्प का डंडी के समान भाग वर्तिका कहलाता है, ऊपर, है ना, जिसमें परागनली निकलकर अंडाशय तक पहुंचती है, तथा वर्तिका का अंतिम सिरा वर्तिकाग्र कहलाता है। वर्तिका ना उसका ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, ये अंडाशय है, ठीक है ना। और यहाँ से परागकण अंकुरित होकर नीचे आते हैं, यहाँ बीजांड वगैरह है। अंतिम सिरा वर्तिकाग्र कहलाता है, जो विभिन्न परागकणों को चिपकाने का काम, यहाँ पर यहाँ परागकण चिपकते रहते हैं, चिपकाने का काम करता है। इसके बाद अपना फिर अगला पार्ट है वो है फल। कौन सा है, फल है। और फल में याद रखना, फल जो है ना वो वर्तिकाग्र, वर्तिका, बाह्य दल, दल सब क्या मुरझा के गिर जाते हैं, सब जुड़ जाएंगे, केवल क्या बचेगा, अंडाशय बनेगा। पुष्प का अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, याद रखना, पुष्प का अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है, तथा अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है, अंडाशय लिखा है ना, और जिससे बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति कहते हैं। और फल दो प्रकार के होते हैं, फिर सत्य फल और दो प्रकार, सत्य और आभासी फल, है ना। सत्य फल वे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है वो सत्य फल कहलाते हैं, मटर से अम्मी। आभासी फल जिनका निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्पासन से या पुष्प वरण से होता है वो आभासी फल कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखो फल जो है ना किससे बनता है, वो बनता है अंडाशय से, ये अंडाशय है ना ये, तो जब फल बनेगा तो पुष्प वरंत है, बाह्य दल, दल सारे जड़ जाएंगे सारे, सिर्फ अंडाशय बचेगा ये। और इस अंडाशय से क्या बनता है, फल का, याद रखना, फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है। अब फल जो है उसको दो प्रकार है, अगर फल का निर्माण वास्तव में अंडाशय से हो तो उसको बोलते हैं सत्य फल बोलते हैं, और अगर फल का निर्माण अंडाशय से न हो, ये पुष्पासन या पुष्प वरंत इनसे हो जाए, इनसे फल बने, उसको बोलते हैं आभासी फल। क्या बोलते हैं उसको, आभासी फल बोलते हैं, थोड़ा ध्यान रखना ये, ठीक है ना। फिर हम फलों के प्रकार करेंगे, ठीक है ना। एकल फल है ना, गुद्देदार फल है, उनका हम चार्ट बना के पूरा लिखेंगे। फिर इसके बाद हम करेंगे फल का कौन सा भाग जो है ना वो खाने योग्य है, फल का कौन सा भाग, जैसे बोलते हैं ना, जैसे सेव है तो सेव क्या है, पुष्पासन, खाने वाला भाग कौन सा, पुष्पासन, पुष्पासन से बना है। ऐसे कहते नींबू, नींबू खाने वाला भाग कौन, ग्रंथिल रोम, अंदर रोम उनको चूसते हैं। तो कौन से फल का कौन सा भाग खाने योग्य है, क्या खाते हैं वो, तो थोड़ा हमें याद रखना है, उसका हम एक चार्ट बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, फलों के टाइप कौन से उनकी हम टेबल बनाएंगे, ठीक है ना, वो हमें थोड़ी याद रखने, एग्जाम में इनमें से 1% पूछते हैं अस्पताल, ठीक है ना। तो अगले अपने वीडियो में या अगली क्लास में अपन जो है ना वो फलों के टाइप पढ़ेंगे, फल है क्या उसकी टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।